तो जो लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो इस न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराना था। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल हो गए थे। अब क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर कितनी 1 मीटर एट 26, कितना है 26 ओम, कितने टेम्परेचर पे। आपको इस 20 डिग्री सेल्सियस से कुछ लेना देना नहीं है, वो मैटर नहीं करता। डायमीटर कितनी मेंशन 0.3 mm। आपको निकालना है रेजिस्टिविटी क्या होगी। अब गिवन क्या है, लेंथ कितनी 1 मीटर, आर कितना 26 ओम, और डायमीटर ये तो एमएम में है, मुझे किस में चाहिए, एमएम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं यश। एमएम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अमित। अपॉन में 100, ब्रह्मदीप अपॉन में 1000, 0.3 अपॉन में 1000, पॉइंट एक और चला गया 10,000। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और फिर ऐसे ऐसे लिख सकता हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, लेकिन आर तो मेंशन ही नहीं है, डी है। तो मैंने क्या बोला था, आप एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला याद रख लो, क्या पाई डी स्क्वायर अपॉन में वैल्यू पुट करें पाई, देखो कटना तो कुछ है नहीं, 3.14 ही ले लेते हैं, इंटू 3 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 9 × 10⁻⁸ अपॉन में वैल्यू क्या कट हो सकती है 2, और ये 314 का आ जाएगा 1.57। 2 को 1.57 से भी डिवाइड कर सकता हूं, कितना आएगा 0.785। मैं इस वैल्यू को इतना ही छोड़ देता हूं, 0.785 10 × 9 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। मैं इससे ज्यादा और कैलकुलेशन नहीं कर रहा, हम बाद में कर लेंगे। ऐसा फिक्स थोड़ी ना कि आपको यहीं पे सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। अब सुनो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ये करने के हाफ मार्क्स मिलेंगे, फिर आपको एरिया कैलकुलेट करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आंसर चाहिए, कि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, वो तरीका दिखाने के हाफ मार्क्स, फॉर्मूले के आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। अब वैल्यू पुट करें, मुझे निकालना क्या है, रो आर की वैल्यू 26, ए की वैल्यू 10⁻⁻8 अपॉन में। तो बच्चों मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, इन तीनों नंबर को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तीनों नंबर को
मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 236। 0 पॉइंट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 234 आएगा। टेन की पावर, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू 10⁻⁻8 यूनिट ओम मीटर। ये आंसर करेक्ट निकाला। कितने मार्क्स? हाफ मार्क्स। यूनिट लिखी है या नहीं लिखी? हाफ मार्क्स। और मात्र इस कैलकुलेशन के हाफ मार्क्स। तो डिवीजन आपका कुछ इस तरह से होगा। तो ये याद रखो, अब आप देखो कि आप कहां कहां नंबर लेकर आ सकते हो। अगर इन केस किसी बच्चे का आंसर नहीं भी निकलता, वो यहां पर भी छोड़ता है, तो तब भी आपके नंबर कितने डिडक्ट होंगे? हाफ। बाकी देखो कितना हमने बाकी सब तो लिख दिया ना। ये तुम्हारे पास बेनिफिट है फॉर द स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग का यही फायदा उठाओ और यहां पर ये समझो। नेक्स्ट, हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और रेजिस्टेंस है 4 ओम। चलो भाई, मेरे पास वायर, ये रही वो वायर, लेंथ इसकी एल, एरिया इसका ए, रेजिस्टेंस कितना? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसे कर सकता हूं। फिर क्या बोला? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब हमने क्या करा, मटेरियल तो वही सेम यूज करा, लेकिन लेंथ क्या कर दी? हाफ कर दी। एरिया क्या कर दिया? वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब यहां पर आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? देखो, आर को तो आर ही लिखोगे, लेकिन दोनों के आर आर हम लिख नहीं सकते, एक तो अलग होगा। मैं इसका ले लेता हूं, R1 मान लेता हूं। रो, इसकी लेंथ क्या है? एल है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूं? एल बाय, अब अपॉन आता है, एरिया आता है ना, इसका एरिया क्या होगा? अब डायरेक्ट लिखो। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा? रो एल, अब भाई यहां कुछ नहीं, 1, कितना आ गया मेरे पास? R1 रो एल अपॉन में 4a। अब एक बात बताओ, दोनों में क्या चीज कॉमन है? बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, सेम रेजिस्टिविटी। अगर दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी तो क्या होगा? रो फॉर बोथ वायर सेम होगा।
अब आपके पास देखो तरीके क्या क्या है। आपको ये दो इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, एक इसके आर की वैल्यू और एक इसके आर की वैल्यू। अब भाई मैथमेटिकली तरीके तो ढेर सारे होते हैं। या तो आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो, कुछ मैटर नहीं करता, दोनों को या तो डिवाइड कर दो, पहला मेथड। दूसरा, इसकी रो की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी रो की वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों का रो क्या है, दोनों को इक्विवेलेंट कर दो। तीसरा तरीका, ये इक्वेशन वन क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, आर वन इज इक्वल टू रो एल बाय 4/a। ये डायरेक्ट है। रो एल बाय ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। चलो मैं तीनों लिख के दिखाता हूं। अब आप लोग देखो कि आपको मेथड क्या चूज करना है। फर्स्ट मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन डिवाइड बाय, मैं इक्वेशन टू को कर रहा हूं बच्चों, डिवाइडेड बाय वन। इक्वेशन टू क्या है मेरे पास, आर वन डिवाइडेड अपॉन में, आर वन की वैल्यू क्या है, रो एल बाय ए अपॉन में 4a, और ये क्या है, रो एल बाय, मैं से सॉल्व करूंगा क्या लिखूंगा, आर वन अपॉन में आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में 4a इंटू, ए ऊपर आ जाएगा, रो एल वहीं का वहीं रहा, कट गया। आपके पास क्या बचा, 1/4 बचा। आपको आर वन की वैल्यू निकालनी थी, आर वन इज इक्वल टू R/4। आर की वैल्यू कितनी, 4 ओम। वन ओम। पहला मेथड। अब भाई जिसको डिवाइड करना काफी अच्छा लगता है, मैथमेटिकली लेके जाना है, आप ये तरीका यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, मेथड अभी और भी है। सेकंड मेथड, क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में एल। थर्ड इक्वेशन, भाई मैं थर्ड क्यों बोल रहा हूं, फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी बना चुका हूं ना। अच्छा आप लोग ना टेस्ट में यहां पर आप लोग ऐसे करते हो, बोर्ड के अंदर ना आप इक्वेशन मार्क करके चलो, मैथमेटिक्स में रूल होता है ना, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसे क्या करना है, मार्क करके चलना है। तो यहां पर भी क्या है, ये चीजें मार्क करके चलो। फिर दूसरी क्वेश्चन क्या थी, आर वन इज इक्वल टू रो एल अपॉन में 4a, तो यहां पर रो क्या हो जाएगा, आर वन इंटू 4a अपॉन में एल। फोर्थ इक्वेशन है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू 4, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर, ये आ जाएगा, एल से एल कटा, ए से ए कटा, 4 इधर आ जाएगा, लीजिए वही सेम वैल्यू आ रही है, वही सेम वैल्यू आ रही है। तीसरा और सबसे आसान मेथड जो मुझे लगता है, इक्वेशन वन क्या थी,
इक्वेशन 2 क्या है? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? बस मैंने नंबर को अलग कर दिया और फॉर्मूले वाले वैल्यू को अलग कर दिया। ओह सॉरी। ठीक है बेटा, नंबर को अलग कर दिया, फॉर्मूले को अलग कर दिया। मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बाय इक्वेशन 1। क्योंकि जो मेरी ये वैल्यू है, इक्वेशन 1 की वैल्यू है ना, जो क्या है, आर है, तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह आर लिख सकता हूं या नहीं? तो आंसर तो तब भी वही सेम आ रहा है। अब आप चूज करो कि आपको मेथड कौन सा करना है। एक, दो, तीन। तीन वाला सबको सबसे छोटा नजर आ रहा होगा, गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं आप लोगों के। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला समझ में आ गया ना, तो यही वाला यूज करते रहोगे, बाकी दोनों सोचोगे भी नहीं। बट बच्चे क्या करते हैं, नंबर को अलग करने ही भूल जाते हैं। अगर मान लो इसमें तो 1/4 है, अगर मान लो 3/4 होता, तो बच्चों को ना ऊपर वाले नंबर बड़े अच्छी तरह से नजर आते हैं, नीचे वाले खा जाते हैं जल्दबाजी में। तो जहां आना था 3/4, वहां बच्चे करके क्या आ रहे होते हैं, थ्री थ्री टाइम। ठीक है, तो बस ये चीज याद रख लेना। रूल क्या है इसमें, बस सिंपल सा, नंबर को अलग करना है। तो नंबर भाई ऊपर नीचे बड़ा तसल्ली से ध्यान से देखो। अगर तुम्हारा यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट कम हो रहा है, तो पहले जरा आंखों पे थोड़ा कष्ट करके अच्छी तरह से देख लो कि नंबर फॉर्मूला क्या आ रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने यहीं पे इक्वेशन करेक्ट नहीं बनाई, तो आगे वाला किसी काम का नहीं है। कितने बच्चों को यहाँ पे वैसे थर्ड मेथड ज्यादा बेस्ट लगा? थर्ड मेथड। और सेकंड? फर्स्ट कितने बच्चों को? अच्छा, फर्स्ट सबके लिए उल्टा हिसाब है। देखो, मैंने आपको 3 मेथड दिखाए, अब आपकी चॉइस है, आपको कोई सा भी यूज करना है। मेथड्स में किसी को कोई डाउट यहाँ पर? मेथड सबको क्लियर? नेक्स्ट आगे कंसेप्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। वाई आर अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयन मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल? पढ़ा था टॉपिक हमने, प्योर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन और क्या चेंज होके आ सकता है, द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट पे तो जाएंगे नहीं मेटल के। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेटल का, वो क्या होता है, कंपेटिवली हायर होता है एज कंपेयर टू एलॉय प्योर मेटल। लेकिन तब भी हम इन्हें हीटिंग एलिमेंट में बनाने के लिए यूज नहीं करते। एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन और जो मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है ना, इसमें आंसर एक ही लिखना है आप लोगों ने। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्योर मेटल गेट ऑक्सीडाइज, जबकि एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आप लोगों को पता है, बस ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में लिखना क्या है। थ्योरी के क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चंस खत्म। अब हमारा क्या आता है, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब सबसे पहले क्या आता है, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन है, क्या सारे के सारे कनेक्शन सीरीज में है या सारे के सारे पैरेलल में है? सारे के सारे भी पैरेलल में नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है किसका, कि ट्यूबलाइट की जगह क्या यूज करते हैं, सीलिंग लाइट। छोटे छोटे बल्ब होते डायरेक्टली छत पे लगा दिए, ठीक है, डायरेक्टली। अब वो सीलिंग लाइट में क्या होता है, आपने एक बटन दबाया,
देखो जस्ट इमेजिन करो कि ये सीलिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे। कितने कितने वोट के होते हैं? 2 2 3 3 वोट के होते हैं, 5 वोट के होते हैं, 10 वोट के होते हैं। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो भाई खर्चा करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजली का बिल कितना भरना चाहते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्या है, एक कमरे के इस कॉर्नर पर है और एक कमरे के इस कॉर्नर पर है। अब दो बटन है, एक बटन दबाया तीनों जले, एक बटन दबाया तीनों जले। एक बटन से वो तीनों कनेक्ट, वो कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज, और ये वाला कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो पैरेलल है ना भाई, तो पैरेलल है। ये तीनों सीरीज, वो तीनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल। तो कंपैरिजन डिपेंड करता है कि मैं कंपैरिजन किस में कर रहा हूं, तो वही हमें कंसेप्ट लेके समझ के चलना है। पॉइंट क्या याद रखना है, सीरीज में पूरे सर्किट में करंट क्या जाएगा, सेम, करंट भी चेंज कभी नहीं होने वाला। सो वैल्यू ऑफ करंट जो रहेगी अमीटर में हमेशा क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन इन दी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैंने यही लाइन, यही आपको बोला। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होने वाला। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, मतलब हर बार अलग अलग देखने को मिल रहा है। हमारे पास कितने रेजिस्टेंस, 3। अब पता है सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को कहां पर होती है, हम यहां पे पढ़ रहे होते हैं रेजिस्टेंस, पर डेली लाइफ में रेजिस्टेंस कहां है, डेली लाइफ में रेजिस्टेंस कहां है? डेली लाइफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डेली लाइफ में डिवाइस है। डिवाइस के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो कभी भी आप कंपेयर करके चल रहे तो डिवाइस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने जैसे अतुल्य को बोला, अतुल्य बेटा वहां से स्विच ऑन करो। अतुल्य ने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही दोनों फैन चालू हो गए, एक स्विच से दोनों फैन चालू हुए, वो कनेक्शन हुआ सीरीज। इसका मतलब पता है क्या, क्योंकि दोनों के अंदर करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। दोनों के दोनों में करंट सेम जा रहा है। करंट अगर अलग जा रहा होता तो दोनों का बटन भी क्या होता। प्रैक्टिकल समझने में कितना मजा आता है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते ना। काश की क्वेश्चन में भी ऐसे बोल दिया जाता कि इसका स्विच ये है, इसका स्विच ये है, तो हम कितनी आसानी से पहचान लेते, है ना। सर बोलने में तो आपने फटाफट से समझा दिया, हमें समझ में भी आ भी गया। चलो क्वेश्चन कैसे करें, तो क्वेश्चन में आप जो बोल रहे हो वो थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन में तो डायग्राम आएंगे। सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पैरेलल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं पे क्रिएट होती है। अब वही समझ के चलो। अब अगर ये मेरे पास वायर है, ये पॉजिटिव चार्ज, करंट यहां से आगे जा रहा है। अब आप कंपेयर करो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप रेजिस्टेंस नहीं मानोगे, आप क्या मानोगे, डिवाइस। इसमें टोटल कितने डिवाइस, 1 2 3। अब अगर मैं एरो लेके जा रहा हूं, करंट मेरा क्या जा रहा है, आई। बताओ R1 में करंट क्या जा रहा है, चेंज तो नहीं होगा। I2 में, R2 में भी क्या जाएगा, R3 में भी क्या जाएगा। भाई आपका सबसे पहला रोल आई देखो, तीनों में आई क्या जा रहा है, तीनों में आई सेम। बताओ कौन सा कनेक्शन। आप बोलोगे सर ये तो आसान है, चीटिंग कर रहे हो आप हमारे साथ, आसान वाला समझा रहे हो, मुश्किल वाला ना हमारे को करने के लिए दोगे। कोई बात नहीं, मुश्किल वाले अभी आएंगे, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन छाट के रख रखे हैं, वो भी मैं कराऊंगा। बस पहले कंसेप्ट समझ के चलो। अब पॉइंट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो हमेशा सेम रहने वाला है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी के पास क्या रहेगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहती है, ओम्स लॉ क्या कहती है, V इक्वल टू, ना कि V इक्वल टू आई, ये नहीं है।
लॉ ये है, लॉ तो ये कहती है अगर मुझे करंट इनके बीच में क्या रखना है, सेम, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल थोड़ी ना सेम चलेगा। अगर पोटेंशियल भी सेम चल गया तो ओम्स लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से पोटेंशियल भी तीनों का क्या रहता है, अलग। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि अमित बेटा, आपको ना घर में कनेक्शन करना है, करवाना है या करना है, अब वो आपकी इच्छा कि आप खुद इलेक्ट्रिशियन बन के यहां से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी सीख के इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो या बाहर से बुलाना चाहते हो, ठीक है। तो बेटा आपको ना आपके एसी का कनेक्शन करना है और पंखे का कनेक्शन करना है। आप एसी और पंखे को सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में कनेक्ट करोगे, मतलब चलो छोड़ो, दोनों के लिए अलग अलग वायर लेके जानी है, दोनों के लिए एक ही वायर में से करंट भेजना है कि ये देखो ये रही मेरा मेन सोर्स। अब जस्ट बचो, अब जरा अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करना, इमेजिन करो कि ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट जहां से आ रही है, वायर आ रही है, पंखा एसी, ऐसे भेजोगे एसी पंखा या फिर एसी पंखा, पहले वाला दूसरे वाला, बताओ क्यों भाई। आपका जो एसी है वो ज्यादा पोटेंशियल चाहता है, जो पंखा है वो चाहता है मेरे को तो कम पोटेंशियल चाहिए। देखो लॉजिक समझते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल, धक्का, यही पढ़ा था। चार्ज को क्या देना, धक्का देना ताकि चार्ज फ्लो कर सके। एसी आपका क्या चाहता है कि भाई मैं तो पावरफुल हूं, तो अगर पावरफुल हो तो से ये एक है धक्का ये और एक ये, तो ऑब्वियस सी बात है ना उसे ये वाला धक्के से तो चलने नहीं वाला, उसे ऐसे धक्का देना पड़ेगा, तो पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। अब पंखा कह रहा है भाई मेरे को तो आराम से धीरे से धक्का दे दो मैं अब चालू हो जाऊंगा, लेकिन अब सोचो पंखे को आपने यूं धक्का दिया, पंखा चालू नहीं होगा, पंखा बूम होगा, वो चालू ही हो जाएगा, दुनिया से ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही कंसेप्ट समझना है। अब पॉइंट क्या याद रखना है कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल आपको पता चला अलग क्यों है, क्योंकि भाई आपका एक डिवाइस चाह रहा है कि मेरे को ज्यादा धक्का चाहिए, मैं पावरफुल हूं, और एक बोल रहा है मेरे पास तो इतनी पावर है ही नहीं, मेरे को तो कम में भी चलेगा काम मेरा, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए याद रखो पोटेंशियल क्या होगा, अलग। आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पैरेलल के बारे में भी हम जाएंगे। एक क्वेश्चन जरा याद रखना, क्वेश्चन क्या आता है कि सीरीज और पैरेलल, आंसर आप मुझे अभी मत देना, जब मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोग आंसर दे सकते हो। सीरीज और पैरेलल कौन सा कनेक्शन है जिसमें मुझे टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम का कम मिलेगा, और कौन सा सिस्टम है जिसमें मुझे टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। अगर पता है तो भी दे सकते हो। पैरेलल में, सीरीज में ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में, एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में किसी भी तरह के आने के चांसेस होते हैं, तो ये पॉइंट बच्चों याद रखना। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। बच्चों देखो डेरिवेशन आपकी एग्जाम में आती है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि करंट यहां पर क्या है, तो अगर करंट तो मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, अलग कौन है, पोटेंशियल। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना मैं क्या लिखूंगा, ओम्स लॉ पुट करो, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस, I1 R1, I2 R2, I3, ये बता रहा हूं, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल में काम आएंगी ये चीजें। जो मेरा IT है,
तो सब के सभी सेम है यहाँ पे, कुछ अलग है ही नहीं। जब कुछ अलग ही नहीं है तो क्या होगा? सॉरी, से आईटी मान लिया। आईटी से आईटी, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। तो अगर मुझे कभी भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा हमेशा यहाँ पे? मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि एड ही तो कर रहा हूं मैं हमेशा। डिसएडवांटेज क्या होता है? इफ एनी कॉम्बिनेशन सीरीज में है, अगर एक खराब हुआ तो आगे वाले सारे के सारे खराब, क्योंकि करंट आगे ही नहीं जा पाएगा। दूसरा, मैं अलग अलग डिवाइस को यूज नहीं कर सकता, वो भी मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद आता है अब हमारे पास क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? कंडक्टर है कितने ओम का, उसे मैंने कनेक्ट करा किसके साथ? ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फिगर 11.9। मैंने नहीं दिया फिगर यहां पे। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि यहां पे सर्किट की जरूरत ही नहीं है हमारे को। वी कितना, आई कितना, R1 कितना, R2। आपको क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? आई निकालना है, आई इज इक्वल टू, आई नहीं निकालना, आई टी निकालना है। वीटी अपॉन में आर टी। वीटी कितना, 6। आर टी कितना, कितना आ गया? सॉरी, 1/4। ये कितना हो जाएगा? 0.25 एम्पेयर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, अगर ये निकालना हो तो ये कैसे करेंगे? इसके पास V क्या होगा? V1। इसका V क्या होगा? फॉर्मूला IT R1 IT R2। IT कितना, R1 कितना, 20.25 इंटू 4। सोचो ये तो 1 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक और 5 मिला के 6 ही होंगे ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। लो, हो गया आंसर। ओह सॉरी, वोल्ट होता है, वोल्ट नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब बच्चों हम पैरेलल में जाते हैं तो पैरेलल में क्या होता है? अब जरा पैरेलल आइडेंटिफिकेशन देखो, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। करंट जा रहा था मेरा आई, लेकिन इस पॉइंट पे क्या करंट एक ही जैसा जा रहा है? जहां पे भी डिवाइड, करंट कितने बार में डिवाइड हो रहा है? 4 मत बोल देना। चौथा वाला वोल्ट मीटर है। 3। ऊपर I1, नीचे I2, और सबसे नीचे तीनों में डिवाइड हो गया। अब भाई तीनों में डिवाइड हो गया तो मैं आराम से एक ही पोटेंशियल से करंट भेज सकता हूं, है ना। अब एक बात बताओ, हमारा जो सर्किट है वहां से 220 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है,
है ना। आराम से एसी भी चलेगा, आराम से पंखा भी चलेगा, आराम से ट्यूबलाइट भी चलेगी, आराम से टीवी भी चलेगा, आराम से फ्रिज भी चलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक ही आ रहा है, करंट को मेरे को जितना डिवाइड करना है मैं उतना डिवाइड करूंगा। ज- जितना मुझे बेसिकली डिवाइड करना है, एक बात बताओ, 220 वोल्ट आ रहा है। अगर सिस्टम का मेरा जो मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूं, क्योंकि सिस्टम को मैंने किस में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल। मैंने क्या बताया था, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, तो करंट यहां पर क्या होगा ऑटोमेटिकली, तो डिवाइड करना करंट को, ज्यादा करंट को हर एक में डिवाइड करना कंपेरेटिवली आसान होगा या नहीं। अब एक बात बताओ, आप लोग घर के अंदर मैक्सिमम कितने टन का एसी यूज कर सकते हो? टन यूज करते हो ना आप लोग वर्ड, 1 टन, 2 टन, 5 टन यूज करोगे घर में? नहीं ना। बताओ क्यों? पोटेंशियल ही नहीं आ रहा इतना। फूक जाएगा क्या घर का पूरा सर्किट? ठीक है, इतना नहीं यूज कर सकते ना। तो बेसिकली जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए ही इसी बेसिस पे जा रहे हैं कि वो डिवाइड होके आए, तो सम क्या हो, बल्कि जो सम हो ना तब भी करंट अभी भी हमारे पास एक्सेस रहे, करंट अभी भी बचा रहे। तो बनाई बेटा उसी तरह से पावर के अकॉर्डिंग जाता है डिवाइस, और पावर अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर एक चीज याद रखो, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ऑफ सर्किट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट आई क्या होगा, वेरिएबल। यानी कि ईच डिवाइस हैज स्पेसिफिक करंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट। तो अब मुझे यहां पे टोटल आई निकालना है। टोटल आई कैसे निकालूंगा, आई टी इज इक्वल टू, अब पता है क्या, हम ये रूल फॉलो ही नहीं करते, हम यही नहीं याद रखते। पैरेलल सर्किट डायग्राम में पता लगाने का तरीका यही है। आई टी की जगह क्या लिख सकते हो, वीटी अपॉन में V1 अपॉन में V2 अपॉन में V3 अपॉन में। बच्चों यहां पर क्या लिखूंगा, V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो उसके अकॉर्डिंग मैं VT को कॉमन ले लूंगा, VT से VT कट गया, क्या है मेरे पास, 1/RT इज इक्वल टू, अब कुछ नया जो एनसीईआरटी में नहीं है। हमने सीरीज का ये फॉर्मूला निकाला था, अगर मान लो सारे के सारे बल्ब जो आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, सबका रेजिस्टेंस क्या है, सेम, तो क्या ये लिखोगे, अगर मान लो 100 है तो 2+2+2+2+2+2+2 100 बार लिखोगे क्या? नहीं ना। एपी पढ़ा है तुम लोगों ने? एपी के अंदर अगर सबके सब सेम होते हैं तो हमें बस क्या करना होता है, जितने भी नंबर है उस नंबर से क्या करना है, स्पेसिफिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर मैं देखूं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्टर है, पता नहीं कितने हैं, है ना, क्या करूंगा? RT इज इक्वल टू NR, क्योंकि सबके सब तो इक्वल ही है ना, और जब सबके सब इक्वल है तो मैं इनको क्या लेट करके चलूंगा? R। अब क्योंकि मैं N नंबर ले रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ना बच्चों। उसी तरह से पैरेलल का हमारे पास क्या आता है, यहां पर भी वही सेम कंडीशन, क्या यूज करोगे? तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन में, बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं इनको? मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये n, लेकिन मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है? वो तो मेरी डिवीजन में ही आ रही है, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कोर एडिशन। इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या पढ़ा था? VT इज इक्वल टू IT, तो मैं RT को क्या लिख सकता हूं? VT अपॉन IT। बच्चों अपनी एनसीईआरटी की अगर आप बैक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर क्या करने हैं? रिक्वायर, या मैं उन्हें क्या कर सकूं? नॉट रिक्वायर की प्लेस कर सकूं, जिसका पोटेंशियल कितना है सर्किट का? 220, और करंट कितना है? ठीक है, मात्र आपका 2 स्टेप के अंदर, 2 स्टेप नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट कराऊंगा और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले वो बताओ। हाउ मैनी नंबर ऑफ रजिस्टर डिवाइस, कितने डिवाइस लगा सकता हूं मैं? कितने डिवाइस? तो मुझे पूछा गया एन, कितने डिवाइस यानी कि, और उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है? तो आर की वैल्यू पता है मुझे, क्या मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता है? नहीं पता, नहीं है मेरे पास, नहीं है। क्या मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है? 220 वोल्ट। क्या मेरे पास टोटल करंट है? 5 एम्पेयर। अब बच्चों मैं इसको जरा दोबारा मॉडिफाई करूं, अगर मैं आरटी की जगह क्या लिखूं? वीटी। फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा? बच्चों जरा वैल्यू पुट करना, आईटी की वैल्यू 5 एम्पेयर, 220, एन अपॉन में 176, 5, ये 220, और ये अगर आप 5 को 220 के साथ डिवाइड करोगे आपके पास कितना आएगा? 44। ये 44 पे कटेगा, ये कितना? 176, 44 1 पे और ये 4 पे, तो आपके पास क्या गया? n/4, यहां पे वैल्यू 1। अरे भाई लो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 5 अपॉन में 220, अब हमने तो ये डिवीजन इतनी बार कर रखी है बच्चों, जिस जिस जो मुझे आंसर दे रहा है, तो यानी कि रट ही चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, 44 1 पे कटेगा और ये कितने पे आ गया? 4, ये भी 1, ये भी 1, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एन की वैल्यू कितनी? 4। कीजिए, वो तो गया क्वेश्चन। कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपको किसी एनसीईआरटी, किसी और किताब, जो भी आप सॉल्यूशन निकाल लो, कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करी है, और कुछ नहीं करा। पता साइंस में हमारे को कभी ये नहीं बोला था कि आप
मैथमेटिक्स यूज ही नहीं कर सकते? अरे भाई मैथमेटिक्स तो पेरेंट है फिजिक्स का। एक बात बताओ, बिना इक्वेशन के, बिना कैलकुलेशन के आप फिजिक्स को सॉल्व कैसे करोगे? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आपको मैथमेटिक्स भाई आती है ना लगानी तो अप्लाई करो, अप्लाई करो, आंसर लेकर आओ। आपका आंसर छोटा सॉल्व होगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ये जो चीजें लिख रहा हूं ये मेंशन करना जरूरी होगा। ये फॉर्मूला तो देखो समझ में आ गया। आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ऑल द रजिस्टर आर सेम, इफ ऑल द रजिस्टर आर सेम, तो मैं ये वाला फॉर्मूला की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, फिर आप ये दिखा सकते हो कि मैं आरटी की जगह ये लिख सकता हूं, वैल्यू पुट करो। नहीं तो पता क्या करो, अगर कोई दिक्कत तो आरटी कैलकुलेट कर लो। आरटी कैलकुलेट करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, देखो 1/44 ही आएगा। लो, कैलकुलेशन तब भी फर्क क्या पड़ना है। आप चाहे यहां पे वैल्यू पुट करो, चाहे आप उसे अलग से निकाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखो। आगे बढ़े बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पैरेलल के अकॉर्डिंग हमें याद रखने हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमेशा, कम। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल में चल रहा है काम। ठीक है, करंट जो होता है फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू आइदर रेजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये पॉइंटर्स क्लियर। मैंने डिसएडवांटेज ऑलरेडी बता दी थी, किसकी, सीरीज की। पैरेलल की तो है ही नहीं ना, पैरेलल की है ही नहीं। और क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन निकालो, लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो पार्ट देख सकते हो, आपको मेंशन होगा। बच्चों एप्लीकेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा घरों में यूज किया जाता है ना? क्यों? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हमेशा, कम हो जाता है, करंट ज्यादा रहेगा, तो हाउस होल्ड में हम आराम से यूज कर सकते हैं। अब डेली लाइफ में आपका क्या कहते हैं, सिर्फ पैरेलल ही यूज हो रहा है? मिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं। और वही मिक्स वाले हमारे क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब बच्चों यही कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं क्वेश्चंस जैसे ये। देखो कितने खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, देखो कितने खूबसूरत क्वेश्चन है, कितनी अच्छी अच्छी, कितनी कितनी अच्छी अच्छी शेप है। अगर हम पहले वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करें, है ना, कुछ बच्चों के तो यहीं पे सांसें अटक गई, क्वेश्चन पेपर में आ गए तो क्या होगा। देखो सबसे पहला, अगर आपका बैटरी नहीं मेंशन होता, क्वेश्चन में क्या मेंशन होता है, एक बार आप पहले ये वाला सर्किट देख लो, क्योंकि ये वाला मैं नेक्स्ट पेज पे ही करा सॉल्व कराऊंगा आपको। सर्किट में देख लो, सर्किट में क्या क्या बोला जा रहा है। सर्किट ऐसे था, इतना ही था बच्चों। ट्रायंगल कैसे बन रहा था, किसके बीच में से? और हर किसी की वैल्यू एक तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, सबकी वैल्यू सेम दे दी। एक और आ रहा है, बीच में भी है। चलो फिर तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बच्चों। या कोई बच्चा है जो मेरे सॉल्व करे बगैर इसका आंसर बता सकता है मुझे? आंसर कितना आएगा?
ट्रायंगल का 1 नहीं आने वाला। अच्छा, मैंने क्या बोला था, कभी कभार पता है क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऐसे बोला जाता है कि ए से बी बताओ, तो करंट कहां से जा रहा होगा, ए से। ये जो टेढ़ी मेढ़ी चीज है ना, मैं बस इसे सीधा करूंगा। सबसे पहले करंट गया ए से, मैंने इसे सीधा बनाना है, एक वायर ली, फिर मेरी वायर सीधी जा रही है क्या, कितने में डिवाइड हो रही है, मैं इसे 2 में डिवाइड कर लूं, 2 में डिवाइड करा, तो बच्चों यहां पे करंट डिवाइड करो ना, इधर जा रहा है I1 और इधर जा रहा है, बच्चों इस वाले में भी क्या जाएगा, I2। तो यानी कि ये दोनों किस में हो गए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक, दो, और मेरा जो नीचे वाला है एक। अब जरा पहले ध्यान से सुनो, यहां पे जा रहा था मेरा करंट I2 और यहां जा रहा था I1, और यहां करंट ने एंटर करी I, लेकिन जब ये दोनों जुड़ गए, I1 और I2 दोनों जुड़ गए, तो बच्चों मुझे इस पॉइंट पे वापस मुझे करंट क्या मिला, I मिला ना। अब फिर उसके बाद ये गए किसमें, अगले डिवाइस में। एक्चुअल में तो सर्किट ये वाला था, वो कॉम्प्लेक्स तुम्हें जान पूछ के दिया जाएगा, तुम्हें उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पहले क्या करना है, सीधा करना है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, भाई ये आई वाला कंसेप्ट लिख दो। अब अगर मैं आई वाला कंसेप्ट देखूं, मेरे पास डिवीजन क्या हो रहा है, एक तो जा रहा है इसमें करंट क्या जा रहा है, आई, एक, एक इसमें करंट क्या जा रहा है, आई। अगर मैं इनको देखूं, इसमें I1 इसमें I2, लेकिन अगर मैं इन दोनों को पूरा मिक्स कर दूं, बस इतना याद रखो, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्सर कर दिया, तो भाई इसमें भी करंट क्या जा रहा है, आई। यानी कि ये तीनों किसमें कनेक्ट, बच्चों यहां तक कोई डाउट। देखो आपको ना ये चीजें, देखो सबसे पहले आप डायग्राम बना दो, लिटरली आपने डायग्राम बना दिया ना, ऐसे घुमा फिरा के थोड़ा स्ट्रेट करके, ठीक है, आपका आधा काम वहीं पे हो गया। उसके बाद ना आपको मार्क करना होगा, क्वेश्चन में यहां पे मेंशन किया गया है कि R1 R2 R3 R4 R5, आपको ना क्या लिखना होगा, सबसे पहले ये देखो आपने ये बना दिया, इन तीनों को अगर डायरेक्ट ऐड करना होता तो कितने मजे आते, बस ऐड कर दिया, हो गया, आंसर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, बीच वाला। तो बीच वाले में जो सबसे पहले मैं वर्ड क्या लिखूंगा, अच्छा एक बारी प्लीज आप लोग देख लो, R1 R2 R3, यानी कि ये जो है मेरे, ये क्या है R2 और ये क्या है R4 R5। बच्चों मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट पहली, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड, ठीक है, R2 and R3 are connected in, and sum of R2 and R3 is parallel with। अगर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी तो स्टेटमेंट के ना नंबर कटते हैं, तो स्टेटमेंट के बहुत इंपॉर्टेंस है। वही तो, अगर आप लोग ऐसे ही, काफी सारे बच्चे यही ट्राई करते हैं, चलो हम धड़ाधड़ कर कर आ जाते हैं। तो पहले स्टेप देखो, स्टेप हमें क्या कहता है कि भाई आप सॉल्व करना किससे शुरू करोगे, जो कॉम्प्लेक्स है। पहले ये बताओ कॉम्प्लेक्स निकालना समझ में आया, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, मैंने स्टेटमेंट लिखी, इन दोनों को कैलकुलेट करा, ठीक है। R2 R3 का सम कितना आएगा,
या तो मैं आप, फिर मैंने क्या लिखा, सम ऑफ R2 एंड R3 इज पैरेलल किसके साथ, R4 के साथ। फिर मैंने उसे कैलकुलेट करा, उसे कैलकुलेट करने पर क्या आएगा बच्चों आंसर, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये, मेरे पास ये वाला R आ गया कितना, 2 ओम। बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करता हूं, आप लोग काफी सारे बच्चे एलसीएम लेते होंगे, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करता हूं, दो के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे अच्छा रहता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 6 3 18 सॉल्व कर लिया, क्योंकि इक्वेशन 1/R चल रही थी तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाता, 2 आ गया। अब ये कितना, 3 2 3, अब मैं क्या लिखूंगा, R1, फिर सिस्टम ऑफ R2 R3 R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन, आंसर कितना आएगा, लो जी हो गया। इसमें कैलकुलेशन है कितनी, कैलकुलेशन के नाम पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है बच्चों। देखो स्टेटमेंट मैं जितनी मर्जी बार खुद भी लिख लूं, याद तो आपने ही रखना है स्टेटमेंट के रिगार्डिंगली, ठीक है। ये खतरनाक वाला क्वेश्चन, ये लग रहा है आप खतरनाक, अब जरा आप लोग खुद देखो, ये जैसा मैंने, सॉरी, जैसे मैंने स्ट्रक्चर को सिंपल करा, ये तो ऑलरेडी सिंपल है, हाँ या ना। अब आप मुझे बता सकते हो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे, सिस्टम ऑफ R2 R3 और R2 R3 R4 किसमें कनेक्ट, चलो आ गई वैल्यू, कैलकुलेट कर ली, चलो वैल्यू निकाल भी लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 कितना आएगा बच्चों, नहीं अब एलसीएम लेना पड़ेगा, अब कोई चॉइस नहीं है, मैं वो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आपका दो में ही एप्लीकेबल है, 6 आएगा, 3 + 2 + 6, आपका आर क्या आ गया, 6/11, ये कितना है, अब बताओ टोटल कितना हो जाएगा, आपको टोटल में क्या करना है, 2 + 2 + 6 या तो आप इसे यहीं पे सॉल्व कर लो, 6/11 कितना होगा, 0 पॉइंट, रेसिप्रोकल भी तो करते हैं हम, 0.5, नहीं 2 डेसिमल चाहिए होते हैं, 5 ही आएगा, तो मुझे इसकी जगह बस क्या लिखना है, सम कितना आ गया, अब बताओ बच्चों, 0. वो तो कैलकुलेशन बच्चों देखो हमारी चलती रहती है, चलती रहती है ना, तो उस कैलकुलेशन के अंदर वो हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। एक बार आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इस वाले क्वेश्चन में बताओ बच्चों कैसे होगा, लो बेटा, मेरा आंसर तो आ गया, मेरा आंसर आएगा 3 ओम।
नहीं आ रहा समझ में? करंट कहां से एंटर कर रहा है? ए से, बी से? ए से। ए से जब गया तो कितने में डिवाइड हुआ? कहां का? अप और डाउन? एक तरफ 3, एक तरफ 4। अब एक बात बताओ, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैसे कनेक्ट? सीरीज में है। 4 और 2 किस में कनेक्ट? सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? दोनों का सम 6 6। अब ये दोनों किस में कनेक्ट थे? पैरेलल में थे या नहीं? वही तो था बस। इतना आसान तो था, ये तो सबसे आसान था। ये तो बस शेप मुश्किल थी बच्चों। आप लोगों ने क्या सोचा, वी को बेचारे को बीच में लगा दिया तो कंफ्यूज। पता दिक्कत तुम्हारी कब बढ़ती? अगर बीच में ऐसे रेजिस्टेंस दे दिया जाता, और इतना मुश्किल आएगा नहीं, इतना मुश्किल नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना ही नहीं है। तो बच्चों बस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल था। आपको करंट, अगर अभी भी आप लोग करंट के फ्लो को नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। देखो ये चीज प्रैक्टिस के साथ आएगी। ये नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन हम करके ये खत्म कर सकते हैं। आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है, एक में प्रॉब्लम आएगी, दूसरे में आएगी, तीसरे में आएगी, चौथे पांचवे से आपको अपने आप आने लगेंगे, और सातवें आठवें में आप तो मजे मजे में खत्म भी कर दोगे। और मुझे नहीं लगता इवन फिर आपको खुद कैलकुलेशन भी करनी होगी, आप फटाफट से माइंड माइंड में कैलकुलेट भी कर दोगे, लेकिन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कैसे होता है करंट का? देखो भाई, अगर एक बात बताओ, आप स्कूटी, कार, बाइक, साइकिल जो भी चला रहे हो, आप चला रहे हो, स्पीड में आ रहे हो फटाफट, यहां पे स्पीड ब्रेकर, वो भी ऐसा, ऐसे वाला। अब भाई यूं जाओगे तो अगर स्पीड से गए तो धार, स्पीड ब्रेकर के से यूं उड़ के जाओगे, उड़ाना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भाई स्पीड क्या करनी पड़ेगी? ब्रेक लगाएंगे। अब जब ब्रेक लगाते हैं तो काफी काफी बार आवाज आती है ना, या जिस भी तरह की आवाज आती है टायर में से। अब मतलब आवाज को लेकर ही बैठ गए हो तुम लोग, आवाज आती है। अब आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू। अब ये आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, ब्रेक लगाने की वजह से वो हीट, धुआं भी निकलता है अगर के कहते क्या हो, स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो और एकदम से ब्रेक लगाए तो, और साउंड। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें लॉस हो गई? साउंड और, यहां तक समझ में आया? भाई बात बताओ, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, और वो भी तो एनर्जी कंटेन कर रहा है। ये आ रहा है चार्ज, हमारे चार्ज आराम से इलेक्ट्रॉन घूमते घामते आ रहे थे, उन्हें मिला बीच में रेजिस्टेंस, कौन? स्पीड ब्रेकर। उसने उनको घड़ 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 बेचारों की मूवमेंट को कर दिया खराब। इसकी वजह से जब ये मूव कर रहे थे, मूव करने पर कौन सी एनर्जी लगती है? वो काइनेटिक एनर्जी ये लॉस करेंगे। अब यहां पे साउंड तो आता नहीं है बच्चों, तो ऑर्डर मिलकर बताओ कौन सी एनर्जी बची? क्या पढ़ रहे टॉपिक? अभी तुम लोगों ने तो आंसर दिया मुझे, तुम लोगों ने तो आंसर दिया कि किस में लॉस होगा? हीट में। वही तो कंसेप्ट है, और कुछ अलग है ही कहां? कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी रेजिस्टेंस की वजह से वो लॉस कर रहे हैं, किस फॉर्म में लॉस कर रहे हैं? यही तो है क्या? हीटिंग इफेक्ट। अब जरा पॉइंट सुनो, बैटरी और सेल कांस्टेंट सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। केमिकल रिएक्शन होती है किसके अंदर? सेल के अंदर, जो जनरेट करती है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट,
फ्लो होता रहता है डेली, फ्लो होता रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस वो नहीं है, वो भी तो एक्ट कर रहा है ना कंडक्टर में। और वही क्या करेगा, उस एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, चार्ज जा रहा था, उसको क्या कर रहा था, रोक रहा था, ओपोज कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे थे। और धीरे धीरे वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर आप लोग कभी भी अपना फोन चार्जिंग पे लगाते हो, ठीक है, आधे घंटे बाद जरा एक बार अपने अडेप्टर को पकड़ के देखो, वो सर्दियों में कितने मजे आते हैं ना, वहीं से हीटिंग इफेक्ट ले लो, है ना। और वहीं पर अगर क्या कहते हैं बच्चों, गर्मियों का टाइम हो, पता है गर्मियों के टाइम पे तो अगर हम, जिस तरह के हमारे दिल्ली का एनवायरनमेंट रहता है, हम तो ट्यूबलाइट की हीट से भी इरिटेट हो जाते हैं कि इसे भी बंद करो, इससे भी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट नहीं लग रहा, कितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट लग रहा है ना। अब पॉइंट क्या आता है, इसकी ढेर सारी क्या है एप्लीकेशन, वो अब एप्लीकेशन क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, वो कन्वर्ट होती है किसमें, किसी को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, स्टार्टिंग वाला, P इज इक्वल टू W/T, सॉरी W/Q, W क्या होता है, मैं लिख सकता हूं उसे, वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हीट, P इज इक्वल टू, तो मैं H को ऐसे लिख सकता हूं, अरे सॉरी सॉरी बच्चों, मैं P लिख रहा हूं यहाँ पे, V आएगा, मैंने पावर कर दिया गलती से, पोटेंशियल, माइंड में पोटेंशियल पोटेंशियल वी की जगह P वो मैंने लिख दिया गलती से। H इज इक्वल टू V इंटू Q। अब हमें यहाँ पे फोकस किस पे करना है, H तो ये आ रहा है, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, करंट चाहते हैं ना, करंट तो है ही नहीं, मैं किसको चेंज करूं, दोनों को ही तो कर सकते हैं। मैं तभी आप लोगों से बार बार पूछ रहा था, आई इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू इट IR इंटू H इज इक्वल टू, बेटा वो R निकल के ना अलग ही R चला गया, ये रहा, फॉर्मूला गलत नहीं है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल्स। लेकिन आप लोग को बताऊं, ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत कम यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, पता है क्यों, क्योंकि ये एप्लीकेबल पता है कब है, फॉर सीरीज सर्किट। अब नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आएगा वो किसके बेसिस पे आता है, तो उसके लिए पता फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप पैरेलल के लिए हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और एक और चीज, आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट किस में होता है, पैरेलल में, सीरीज में, तो बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, H इज इक्वल टू V² RT। ठीक बच्चों, एप्लीकेशन की बात करते हैं अब, ये वाले क्वेश्चंस पे अभी आऊंगा, पहले मैं जरा एप्लीकेशन के क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड
पार्ट खत्म करा दूं। एप्लीकेशन जो होती है इसकी सबसे पहले कहां पर यूज होती है? हीटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा यूज होता है इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन और इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, जैसा कि बल्ब में। क्वेश्चन आता है भाई बल्ब के अंदर फिलामेंट क्या यूज किया जाता है? टंगस्टन। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेजिस्टिविटी कम होती है। अब पॉइंट क्या है जरा ध्यान से सुनो। जब हीट निकल रही होती है तो हीट किस फॉर्म में निकल रही होती है? लाइट भी एमिट करती है। ठीक है, इसलिए हम उसे यहां पे यूज कर रहे हैं। लेकिन भाई बल्ब एनर्जी इतनी ज्यादा कंज्यूम करते थे, इसलिए हमने बल्ब को क्या करना पड़ा? रिप्लेस करना पड़ा। एक बात बताओ ना, आप अभी घर पे हीटर, सर्दियों के टाइम पे सबने हीटर लगा रखे होते हैं। देखो हीटर अलग अलग तरह के आते हैं। एक तो वो डायरेक्टली कॉइल वाले, फिर एक कन्वेंशनल वाले जो हवा में हवा ब्लो करते हैं, और तीसरे आजकल आ रहे हैं वो बड़े बड़े से ऑयल वाले, ऑयल फिल्टर, है ना। आप कोई भी यूज कर लो, बिजली की खपत सब में बराबर मिलेगी। ऑयल फिल्टर वाले थोड़े ज्यादा कर लेते हैं खर्चा। आप उसे 2 घंटे लगा के बैठो, देखो एसी एसी से ज्यादा आपकी जो यूनिट होगी ना, जो कंज्यूम होंगी, वो एसी से ज्यादा कंज्यूम होंगी। अब सोचो अगर हम ऐसे ही बल्ब लगा के बैठे हो जो हमारा किस पे काम कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट पे, बिजली का बिल कितना आएगा? समझ गए? एक्चुअल में बनाया किस लिए गया था इसे? लाइट के लिए। लेकिन भाई ये तो ने हमारा बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया है, इसलिए हम इसे रिप्लेस करके क्या यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे? एलईडी। पता है अब ये आपको कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? 7वीं कक्षा। क्लास 7th के अंदर जो मैंने ये लाइनें बोली है ना, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। आप चाहे एनसीईआरटी ले लो या क्लास 7th और 8th में काफी सारे स्कूलों की अलग अलग बुक होती है, इवन आप उसमें भी चेक कर लो, उसमें तो और डेप्थ में मिलेगा आपको। ओके, इसके बाद अनदर कॉमन एप्लीकेशन क्या होती है जूल हीटिंग इफेक्ट की? फ्यूज। हम क्या यूज करते हैं? फ्यूज। अब पॉइंट क्या है फ्यूज का? भाई फ्यूज का क्या बेनिफिट? फ्यूज क्यों यूज कर रहे हैं हम? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, है ना। अब ये सब होता क्या है आओ पहले पढ़ते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक्चुअल में हमारे होने चाहिए किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। पढ़ना पड़ता है हमारे को मैग्नेटिक में, जब भी मैग्नेटिक का कोई रोल नहीं है वहां पे, रोल सारा का सारा यहीं पे ही है। सुनो, हमारे घर के अंदर 3 तरह की वायर आ रही होती है, एक लाल रंग की, एक काले रंग की, और एक ग्रीन। लाल वाली होती है लाइव वायर, ब्लैक वाली होती है न्यूट्रल वायर, ग्रीन वाली होती है, अब भाई जरा ध्यान से सुनो, लाल वाली में हाई पोटेंशियल, ब्लैक वाली में मैंने स्विच लगाया, लाल वाले में से करंट निकलेगा, मेरे डिवाइस में आया करंट, और काले वाले में वायर के वाले कनेक्शन में चला गया। उसी तरह से हमारे ये सारे के सारे सर्किट वर्क करते हैं। ठीक है, अब ग्रीन वाली का क्या काम? इन केस लीकेज हो रही है, अंदर अंदर लीकेज हो रही है, या डिवाइस में से लीकेज हो रही है कि ये डिवाइस मेरा क्या कर रहा है, इसमें कोई खराबी है ना, तो वहां पे एक और तीसरी वायर है अर्थ वायर। वो अर्थ वायर क्या करेगी, इसका सारा करंट सॉरी चार्ज लेगी और अर्थ पे पहुंचा देगी, क्योंकि अर्थ का नेट पोटेंशियल कितना? शून्य। अब भाई शून्य होने की वजह से नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। करंट लगने के, झटके लगने के चांसेस, इसलिए जितने भी बड़े बड़े डिवाइस होते हैं, ठीक है ना, उनका जो सॉकेट आता है वो 3 वाला आता है। वो 3 क्यों है? 3 इस तरह से, लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का। लाइव ताकि करंट यहां से निकले, डिवाइस के अंदर जाए, और न्यूट्रल से वापस। ये ग्रीन वाली भी अंदर जा रही है इसके पास, कि अगर इसमें से कुछ लीकेज हुई ना, तो ग्रीन वाली लेगी और वापस अर्थ में पहुंचा देगी, ताकि हमें झटके ना लगे। आगे देखो, हमारे इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस का कितना आता है? 220 वोल्ट। ठीक है,
द मीटर बोर्ड जो होता है वो हमारा किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? फ्यूज के थ्रू। अब फ्यूज के थ्रू नहीं होता, अब किसके थ्रू कनेक्ट होता है? एमसीबी। कोई मुझे एमसीबी की फुल फॉर्म बता सकता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेक। किसने बोला था? मिनिएचर सर्किट ब्रेक। अब जरा सुनो, जो मेन स्विच है दे आर कनेक्टेड टू अ लाइन इन दी हाउस, और ये वायर जो आ रही होती है वो सप्लाई करती है सेपरेटेड सर्किट इन दी हाउस। यही चीज है जो मैं आपको पहले बता रहा था। सेपरेटेड सर्किट यूज one of the 15 ampere current rating appliance with higher power rating such as geyser, air cooler etc. और एक होता है 5 एम्पेयर वाला जो यूज होता है किसके लिए? बल्ब, फैन एक्सेट्रा। मैं बता रहा था ना कि एक ही सप्लाई आ रही है, इस तरह से डिवीजन होता है। ये रही वही लाइन है। अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है, सेफ्टी मेजरमेंट के लिए यूज होती है, और स्पेशली ये किस किस में लगी होती है? स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस हैव मेटालिक बॉडी, इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है। अब एसी का तो सॉकेट आता नहीं, एसी की तो डायरेक्ट वायरिंग होती है, हम डायरेक्ट एमसीबी लगा देते हैं, तो एसी के लिए तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। इवन अगर हैवी सीपीयू होता तो हैवी सीपीयू में भी आप देख सकते हो 3 प्लग वायर होती है, ना कि 2 प्लग। मोबाइल के लिए क्यों होती है 2 प्लग? काम चाहिए। लैपटॉप के लिए 3 प्लग होती है, हैवी वाला होता है। लेकिन मैक के लिए, एप्पल मैकबुक 2 वाली ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो अभी भी कम पावर पे क्या कर रहा होता है? चार्ज हो रहा होता है, और उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये बच्चों सर्किट डायग्राम कि किस किस तरह से डिवाइड है। अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अब बच्चों इसके अंदर तो सब आपको काली काली दिख रही हैं, कलर आप याद रख लेना। ओके, मेटालिक बॉडी किससे कनेक्टेड होती है हमेशा? अर्थ वायर से, ताकि कुछ भी लीकेज होगा तो कहां चला जाए? अब मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, इसके अंदर सुनो, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर come in direct contact. This occur when the insulation of wire is damaged or there is a fault. सिंपल सी लैंग्वेज, इसी तरह की सिचुएशन में करंट क्या हो जाता है? अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, और क्या कॉज करता है? अब फ्यूज आया था या नहीं आया था? अब सुनो, मान लो ये मेरा डिवाइस, यहां से मेन सप्लाई आ रही है, 2 वायर में आ रही है। मैंने यहां पे इससे पहले क्या लगा दिया? एक फ्यूज लगा दिया। ये फ्यूज लगाया, अब भाई ये टच हो गई, तो सबसे पहले क्या हुआ? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या कॉज करता है? शॉर्ट सर्किटिंग। ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज जो बना होता है वो किससे बना होता है? एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट के अलॉय से। मेटल का भी नहीं होगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू अलॉय। तो हम क्या यूज करते हैं? हम क्या यूज करते हैं? अलॉय। अलॉय का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसकी वजह से वो यहां से हीटिंग इफेक्ट, हीट आएगी, हीट की वजह से क्या करेगा? सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक। शॉर्ट सर्किटिंग से बचा लिया या नहीं? पता कैसे करें कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है? सॉरी, पता कैसे करें कि हम कितने एम्पेयर का फ्यूज यूज करते हैं? फ्यूज हमेशा एम्पेयर यानी कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो करंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है फ्यूज। अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पावर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले याद कर लो कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज। जूल हीटिंग इफेक्ट यहां पे एक्ट करेगी। ठीक है। समटाइम ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट। तो भाई ये वाली लाइन भी अच्छी तरह से याद रख लेना। और ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू दी एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज। तो ओवरलोडिंग का मतलब खाली ये एक नहीं है, पोटेंशियल पीछे से ही मान लो हमारे घर में 220 की जगह 440 आ गया तो एकदम से हाइक कर गया। ठीक है,
एक्चुअल बहुत टाइम पहले ऐसी चीजें होती थी, करंट एकदम से बढ़ जाता था, करंट एकदम से बढ़ता था, और फिर जो लोगों ने घर में टीवी बल्ब लगा रखे थे ना, तो घर के अंदर दिवाली बन रही होती थी धूमधाम। क्यों? क्योंकि बाहर हम लोगों ने फ्यूज नहीं लगा रखा होता था। फिर अगर एक ही अप्लायंस के साथ, अच्छा बच्चों कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग घर के अंदर इस टाइम पे एक ही कमरे के अंदर आपने 2-3 हीटर लगा दिए, कमरे की लाइट ही बंद हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्यूज तो है नहीं, एनसीबी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इतना आपने लोड ही नहीं ले पाएगी, तब भी उसे हम क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग की अलग अलग टर्म्स हैं, प्लीज उन्हें याद रख लेना। 3 टर्म है ओवरलोडिंग की: हाइक, टू मेनी सॉकेट, और टचिंग ऑफ टू वायर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो सिंपल सी भाषा, इलेक्ट्रिक पावर की कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब भाई एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो मैं इसे पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम तो कैलकुलेट करूंगा नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू, चलो कैलकुलेट वो भी बता देता हूं कैसे आया। वर्क, वर्क को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट करोगे? V इंटू क्यूब। क्यू बाई टी क्या होता है? लीजिए, क्लियर। अब अगर मेरे पास, मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कब? सीरीज में। V इक्वल टू, सॉरी, पी वी स्क्वायर बाय आर। कब? पैरेलल में। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है। और हम एक और टर्म यूज करते हैं, किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट। इवन आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे घर में हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं किलोवाट आर में। तो किलोवाट आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एनर्जी का पावर के इक्वल टू एनर्जी अपॉन में, तो एनर्जी इक्वल टू पावर किलोवाट में यूज करनी है आपने, और टाइम आर में। मतलब मान लो आप पंखा चला रहे हो, पंखे को मैंने चलाया 8 घंटे, पंखे की जो पावर है, पंखा है 200 वॉट का, तो किलोवाट में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 0.2। 0.2 कितने घंटे चलाया? 0.2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1.6। तो कितनी एनर्जी यूज करी? 1.6 किलोवाट आर। और जितने किलोवाट आर उतने मीटर के अंदर यूनिट, तो 1.6 करा तो यूनिट कितनी आएगी? 1.6। अब जरा बात करते हैं फ्यूज की। जैसे मेरे पास एसी है 2000 वॉट का है, तो मैं इसके लिए कितना फ्यूज यूज करूं? भाई सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कितनी? 220 वोल्ट। पी इक्वल टू, पी कितना? वी। आई, वो तो निकालेंगे ना, फ्यूज निकालना है। आई की वैल्यू यहां पर आ जाती है 9.8 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, या कुछ भी वैल्यू है, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिखा है मैंने ऐसे। तो आप इसके लिए कितना एम्पेयर का फ्यूज यूज करोगे? 10 एम्पेयर, ना कि 9 का। कभी क्वेश्चन में आएगा कि आपको बोल दिया ये सर्किट है, मैंने इस पे 5 एम्पेयर का फ्यूज यूज कर रखा है, यही चीज है, मैंने 5 एम्पेयर का फ्यूज यूज कर रखा है, बताओ क्या होगा? होगा कुछ नहीं, फूक जाएगा डिवाइस। हम यहां पे ये नहीं लिखेंगे, ये वर्डिंग नहीं यूज करनी। हम लिखेंगे क्या? कि उसे कितने एम्पेयर का फ्यूज चाहिए? 10 एम्पेयर का।
हम कितने का यूज कर रहे हैं, तो क्या कॉज करेगा वो, वही तो पॉइंट है। ओवर, अब एक सेकेंड, करंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, तो क्या कॉज करेगा, ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग क्या कॉज करती है, शॉर्ट सर्किटिंग। सर्किट ब्रेक ही बेसिकली, तो भाई सर्किट ब्रेक तभी तो हो रहा है, शॉर्ट सर्किटिंग, सर्किट का ब्रेक होना ही तो शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। सर्किट ब्रेक हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किटिंग। चैप्टर खत्म बच्चों। लेकिन मैंने बोला था ना वो कुछ क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको न्यूमेरिकल यहां पर नहीं करा रहा, न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करोगे, अदरवाइज जब मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अ कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर ग्लो, नॉट ग्लो, लेकिन एलिमेंट ग्लो करता है, क्यों भाई, कोड, बच्चों ये मान लो ये वायर है, ये क्यों नहीं ग्लो होती, लेकिन अगर आप हीटर को देखो तो हीटर के अंदर की वायर ग्लो हो रही होती है, तो सिंपल सा रीजन, हीटर के अंदर वायर जो लगी है ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो कोड वाली वायर है इसके ऊपर वैसे भी क्या है, पीवीसी, अगर मैं इसकी पीवीसी हटा भी दूं तब भी क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कम, और क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट का क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, हीटिंग इफेक्ट, तो जिसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा वो क्या, हीट के साथ साथ क्या होता है, लाइट भी तो एमिट होती है ना, पढ़ा था ना हमने, समझ गए। बाकी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं पीवाईक्यू में, जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तो पीवाईक्यू के साथ ही ये क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पूरा समाप्त होता है। नेक्स्ट जो पीवाईक्यूज है हम वो ट्राई करेंगे बच्चों।